बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज का जो मौजू है वो तो एक ख़ातून है, ख़ातून ही कहना चाहिए, चूँकि लड़की से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं, 37 ईयर्स की हैं। वो किसी क्लिनिक पे गई थी अपने सर दर्द के लिए, एक माइग्रेन था और वहाँ डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत थे। यह मुमकिन है जब इंसान के पास रिस्क हो, अपना ठिकाना हो, जॉब हो और इल्म विल्म भी ठीक हो तो खूबसूरत वैसे लगने लग जाता है। लेकिन ये खूबसूरती आमतौर पे औरतों के साथ होती है। मर्द ज़रा हैंडसम लगते हैं या पुरएतमाद लगते हैं। ऐसे में अगर उन्हें मुस्कुराना भी अच्छा आता हो या उनकी निगाह में थोड़ी शरारत हो तो लड़कियों को वो याद रहती है। पर क्या उस लड़की को क्लिनिक जाना भारी पड़ गया? आज हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़की नहीं है। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें किसी दफ्तर जाना भारी पड़ जाता है। कितनी ही लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें किसी ऑफिस जाना या किसी टीचर के पास जाना भारी पड़ जाता है, किसी एकेडमी जाना भारी पड़ जाता है, कभी किसी रिश्तेदारों के घर जाना भारी पड़ जाता है, किसी दुकान पे इवन जाना। आप शॉपिंग करने गए और वहाँ जाके आपने कोई गलती की तो जिस वजह से वो आप पे भारी पड़ जाता है एंड यू नीड टू पे द प्राइस। आप उसकी प्राइस पे करते हो। लेकिन उससे पहले इदरीस ने मुझसे पूछा कि सर, मुझे शुक्रिया कहना नहीं आता। मैं जब कोई किसी को मेल करता हूँ या किसी से बात करता हूँ तो मेरा जी चाह रहा होता कि मैं उससे थैंक यू कहूँ, पर मुझसे कहा नहीं जाता। मेरे बच्चे दो तीन चीज़ें हैं। एक बात तो ये याद रखिए कि कुछ चीज़ें अल्लाह ने और उसके रसूल ने भी सिखाई। जैसे हमें छींक आए तो हम क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, रब का शुक्र अदा करते हैं कि ये छींक ना आती तो ये मौत भी बन सकती थी। अच्छा, जो सुनने वाला है वो फ़ौरन यरहमकुमुल्लाह कहता है, अल्लाह तुझ पर रहम करे। अच्छा, फिर वो हमने सुन लिया तो हम जवाबन उसको फिर दुआ देते हैं, यहदीकुमुल्लाह। इनफैक्ट इंसानों की खूबसूरती उनकी लर्निंग है, इंसानों की खूबसूरती उनकी शुक्रगुजारी है। लाइक हमारे यहाँ बारकल्ला भी कहते हैं, जज़ाकल्ला भी कहते हैं, शुक्रन कसीरन तय्यबन मुबारक फ़ी भी कहते हैं। मैं आमतौर पर यही जुमला मुझे कभी को बहुत अच्छा लगे और किसी जगह हमने खाना खाया हो तो खाना खाने के बाद मैं ज़रूर ये कहता हूँ उनको भी, उनके घर वालों को भी। अच्छा, वो बच्चे और बच्चियाँ जो किसी को मेल करते हैं, ईमेल करते हैं। अब ख़त तो चूँकि लिखने का रवाज नहीं है तो आम तौर पे ईमेल करते हुए भी उन्हें मसला होता है कि आखिर में क्या लिखें या उसका आगाज़ कैसे करें। तो कुछ मैंने आपके लिए जुमले लिखे हैं कि थैंक्स कैसे कहा जाए, आप उसको नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर योर टाइम भी आप कह सकते हैं। किसी ने आपको टाइम दिया, चाहे वो आपको मिला या उसने आपको आंसर किया, आप उसको ये कह सकते हैं। थैंक्स फॉर हेल्पिंग भी कह सकते हैं कि किसी ने आपको चाहे कहीं गाइड किया किसी तौर पे तो एक लफ्ज़ में ऐड हो जाएगा। इसी तौर पे आई कैन नॉट थैंक यू इनफ, मैं आपका शुक्रिया तो ज़्यादा कहना चाहता हूँ, पर ज़ाहिर है आपके जज्बात हैं ना, अच्छे अल्फाज। जैसे अगर उर्दू में कहेंगे तो मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ, तो इसको, ये जुमला मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ये खूबसूरत है। आई कैन नॉट थैंक यू इनफ। अच्छा, इस तौर पे आई कैन नॉट फाइंड वर्ड्स टू थैंक यू, मुझे वो लफ्ज़ नहीं मिल रहा है जिससे मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। और इसी तौर पे है आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने मेरे साथ किया। आम ओब्लाइज भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ओब्लाइज को उर्दू में कहेंगे मैं ममनून हूँ, मशकूर हूँ वगैरह वगैरह। इस तौर पे एक लफ्ज़ और हो सकता है, दैट सो काइंड ऑफ यू। और इस तौर पे थैंक यू फॉर योर कंसिड्रेशन, ये आमतौर पे किसी ने आपकी एप्लीकेशन रख ली हो, किसी ने आपके बात को वज़न दिया हो, आपकी किसी दलील को, तो आप ये भी कह सकते हैं। और थैंक यू फॉर कंसिडरिंग में भी हो सकता है, ये भी आप कह सकते हैं। और किसी ने आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर किया, आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर किया, तो ये भी आप कह सकते हैं। अच्छा, याद रखिएगा, जब भी आप दिल से कहोगे, दिल से सोचोगे तो लफ्ज़ अपने आप पे उतर आते हैं और आप जब शुक्रिया अदा करने के आदी नहीं होते तो फिर आपकी ज़िंदगी में और आपके कानों को भी शुक्रिया सुनने का मौका कम कम मिलता है। अमेरिका में तो बच्चों को सरकारी तौर पे सिखाया जाता है कि उन्हें 17 से 27 बातों पे शुक्र करना चाहिए। इसको वो कहते हैं ग्रेटिट्यूड सिखाना। और फिर बच्चों ने, उनके मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं, रियासतें हैं, टीचर और बच्चे मिल के उन्होंने कोई 1170 के करीब अल्फाज चुने कि जिस पे, उन कैफियत पे दे शुड बी थैंकफुल। और उनकी असेंबलियों में ये बात, छोटे जो बच्चे हैं वो असेंबली में आगे से स्पीच करते हैं
I'm thankful to God because I have a mother and father, they live together. I'm thankful to my God because I have one sister, one brother, I love her, I love him. I'm thankful to my God because I can smile, I can laugh, I can eat, I can sing. Whatsoever, आप उस वेरिएशन में जाते जाइए, जितनी फीलिंग आपके अंदर आती जाएगी. I have a thumb, I can move that. I have fingers, I can eat, I can weep. यानी इतनी चीज़ें हैं, आप उनके बारे में सोचते जाइए. आई कैन रीड, आई कैन राइट, आई कैन रिस्पेक्ट, आई कैन वगैरह वगैरह, प्ले, आई कैन वॉच, आई कैन स्मेल. सो जिन चीज़ों पे आप शुक्रगुजार होते हो तो आपके मुंह से वो निकलने लग जाते हैं. आप शुक्रगुजार नहीं होंगे तो ज़ाहिर है वो मुंह से नहीं निकलते. अच्छा जी, अब आते हैं आज के मौजू की तरफ कि क्या किसी जगह क्लिनिक पे जाना या किसी ऑफिस जाना आपको भारी पड़ सकता है. ये लड़की जो मेरे पास तशरीफ़ लाई, इनकी उम्र होगी 37 साल. खुश शक्ल थी, खुश अदा भी कहना चाहिए. जिस लड़की को इस उम्र में भी कपड़े कैरी करना आते हों तो अपनी गाड़ी पे वो आई थी. अच्छी जॉब करती हैं. इनफैक्ट जो प्रॉब्लम वो डिस्कस करने आई थी वो थोड़ा आपके लिए हल्का फुल्का होगा, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि अगर आप इजाज़त दो तो मैं ये बात डिस्कस करना चाहता हूँ, चूँकि इसके अंदर मुझे पोटेंशियल लग रहा है कि बहुत सारी लड़कियों का फ़ायदा हो सकता है, चूँकि जो इनफैक्ट उस लम्हे एहतियात नहीं करती या उस लम्हे सोचती नहीं है. लाइक जब ये क्लिनिक पे गई तो अपने किसी ऑफिस की वजह से शी वॉज इन स्ट्रेस, अंडर स्ट्रेस. एंजाइटी भी हो सकती है, परेशान थी. तो फिर जब परेशानी ज़्यादा बढ़ी तो उन्हें आधे सर का दर्द होने लगा, माइग्रेन जिसको कहते हैं. आमतौर पर इसकी कोई गोली वोली नहीं है, पर डॉक्टर कोई ना कोई गोली देने की कोशिश करते. जब ये वहाँ गई तो इन्होंने ज़ाहिर है जैसे वो गाड़ी से उतर के गई चाबी जलाती हुई, और तो डॉक्टर साहब को शीशे से नज़र तो आ रहा था, तो ही वॉज विजिलेंट. और जब ये वहाँ पहुँची तो उन्होंने बहुत स्माइल से इनको अटेंड किया. फिर बैठी, फिर उनका उन्होंने बीपी भी चेक किया और उनकी नब्ज़ भी देखी. अल्लाह जाने नब्ज़ देखने की हाजत थी कि नहीं, पर उन्होंने नब्ज़ देखी. और फिर उन्होंने मुस्कुरा के उनसे नाम पूछा, उस पर उनका नाम लिखा. मैं डॉक्टर की इंटेंशन पे नहीं जा रहा, लेकिन जो इन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि फिर मैं वापस आ गई. तो 2 दिन के बाद मैं फिर गई, तो अब मैं अपनी भांजी को लेके गया. मेरा माइग्रेन नहीं था. डॉक्टर साहब ने पूछा कैसे हैं आप, सर कैसा है, तो मैंने कहा ठीक है. उन्होंने कहा किस वजह से हुआ था, तो मैंने कहा बस दफ्तर का प्रॉब्लम था. अच्छा जॉब करती हैं, कहाँ करती हैं, मैंने थोड़ा सा बताया. ओके, तो बहुत शानदार जॉब है, तो बहुत सेफ़ है, बहुत रिस्पेक्टफुल है. अच्छा, अब वो जॉब की चूँकि थोड़ी सी वो डिटेल जानते थे कि इसमें पे भी अच्छी होगी, तो 2-3 दिन के बाद ये फिर गई. तो अब के अपनी अम्मा के लिए गई. अम्मा की दवाई लेनी थी या नहीं लेनी थी, आई डोंट नो. मैं उनकी नीयत पे नहीं जा रहा. उस वक्त डॉक्टर साहब वहाँ नहीं थे, तो जो कंपाउंडर था उनका, जिसने इंजेक्शन वगैरह लगाया था, जो उनको असिस्ट करता था, तो उसने उनको बिठाया, बोतल लेके आया और कहा कि मैम आपको पता है डॉक्टर साहब आपको बहुत पसंद करते हैं. उन्होंने कहा हाउ डेयर, तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने खुद बताया था. वो कहते हैं जब आप आती हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है. और अच्छा, ये जुमला सुनने के बाद आई डोंट नो इसको ऑकवर्ड लगा या अच्छा लगा, बट शी केम बैक. अम्मा की दवाई नहीं ली. फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा गई, अम्मा की दवाई ली. तो अब के डॉक्टर साहब ने इनकी तरफ देख के मुस्कुराना चाहा तो ये नहीं मुस्कुराई. फिर कुछ दिन और गुजरे, फिर ये नहीं गई. तो 2-1 हफ्ते के बाद फिर किसी बहाने से कोई दवाई का पूछने गई, तो डॉक्टर साहब उस रोज़ फिर नहीं थे. तो वो जो था लड़का, उसने कहा कि मैम डॉक्टर साहब को यूँ लग रहा है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं. तो वो थोड़े वरीड थे और शायद अब किसी और जगह वो मुतवज्जो हो जाए, चूँकि उनका रिश्ते 1-2 आ रहे थे. अब जब वहाँ से उस लड़की ने जो बात उन्हें कही, तो देन शी केम टू मी, और मुझे आके उन्होंने पूरी कहानी सुनाई. तो अब मुझे क्या कहना चाहिए था, तो मैंने जो उनका तज्ज़िया किया वही मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ. इसलिए कि ये किसी एक लड़की का मामला नहीं है. ये बच्चियाँ जॉब करने वाली भी हो सकती हैं, घर वाली भी हो सकती हैं. ये बच्चियाँ बहुत शाय भी हो सकती हैं, बड़ी बोल्ड भी हो सकती हैं. ऐसे वाक़यात सबके साथ थोड़ी थोड़ी वेरिएशन के साथ होते हैं. 2-3 चीज़ें हैं जहाँ ऐसा वाक़या हो. पहली सूरत होगी आप दोबारा ना जाइए. दूसरी सूरत यह है कि अगर आपका दिल उस बंदे को पसंद करने लगा है, या आपको वो अच्छा लगा, उसकी स्माइल या उसकी कर्टसी या उसकी डीलिंग, तो फिर आप दोबारा भी चले जाते हैं, फिर आप सिबारा भी चले जाते हैं.
तो नो यू आर गिविंग हिम द स्पेस टू कम क्लोजर टू यू। अब उसको आप इनविटेशन भी दे रहे हैं और ग्रीन सिग्नल भी दे रहे हैं कि यस आई एम अवेलेबल, मुझसे बात हो सकती है। तो अब जब वो बात करें तो दो सूरतें हैं। अगर आपकी उम्र इतनी ही है 35, 36, 37, तो आपको बोल्ड होके एक आध चाय के कप पे उनसे बात करनी चाहिए कि दिस इज़ मी, दिस इज़ माई फैमिली, एंड इफ़ यू आर सीरियस तो देन like a nice person, like a reasonable person, just send your mother and father, this is my address, this is my home। अगर तो वो सीरियस होगा और आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट करना या आपके साथ वक्त ज़ाया करना या आपके साथ रिलेशनिंग में जाके आपको निचोड़ना उसका ऑप्शन नहीं है, या उसका वन जो सिंगल एजेंडा होता है, वन आइटम एजेंडा, वो नहीं है, तो इट्स वेरी रीजनेबल ऑफर कि आप ना उसको शादी के ऑफ़र कर रहे हो, ना आप उसको मंगनी के लिए वो जो झुक के उसको प्रपोज कर रहे हो, बल्कि एक बहुत समझदार लड़की के तौर पे आप उसे कह रहे हो कि आप हमारे घर आ जाइए। ये बहुत शानदार रास्ता है। इसमें दो फ़ायदे हैं। पहला ये कि 36-37 साल में आप उस घर में रहते हुए किसी भी वजह से, अपनी वजह से, माँ बाप की वजह से या किसी वजह से, या तो अब तक सिलेक्ट नहीं हो पाए या किसी की निगाह में नहीं आ पाए, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट हो जाते तो किसी की बीवी होते, अगर किसी की निगाह में आ जाते तो भी किसी के रिलेशन में होते और निकाह आपका हो चुका होता, तो नहीं हुआ। अब जिस उम्र में आप हो, ये बिल्कुल लड़की होने की आखिरी सांसें हैं, इसके बाद आप लड़की नहीं रहोगे, इसके बाद आपके लिए रिश्ता भी कोई नहीं बचेगा। तो इस मौके को क्योंकि अब ये वाला अगर आपके घर अपने माँ बाप को लेके आएगा तो इसका मतलब है उसने आपको पसंद कर लिया, तो वो आपके ख़ानदान की, आपके घर की, आपके बर्तन, आपका उठना बैठना, इसको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा, क्योंकि उसका फोकस जो उसकी निगाहों को या उसकी ज़ात को आपका चेहरा अच्छा लगा। मुमकिन है आपकी डीलिंग अच्छी लगी हो, मुमकिन है आपका ट्रस्ट अच्छा लगा हो, मुमकिन है आपका इत्मीनान अच्छा लगा हो, मुमकिन है आपकी पर्सनैलिटी का कंपोज होना अच्छा लगा हो, पर अगर वो फ्लर्टी होगा तो ये सारे नहीं करेगा। तो अगर आपको इल्म हो जाए कि ये फ्लर्ट करने में इंटरेस्टेड है, आपका हाथ पकड़ने में, आपको खाने पे ले जाने में, आपको किसी जगह घुमाने में, तो इसका मतलब है ये बेल कभी मुंडे नहीं चढ़ेगी शादी वाली। आपके दिल में घंटियाँ बजती रहेंगी, चाहे सेरे लगा के, कोई आप तस्वर में देख लो, वो सेरे लगा के नहीं आएगा, पर आपकी ज़िंदगी, इज़्ज़त, असमत दोनों को वो डैमेज कर देगा। देखिए एक बात और है, इस उम्र तक बहुत सी बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो अपने आप को बहुत कंपोज रखती हैं, स्कार्फ लेती हैं, इवन यहाँ तक वो भी लेती हैं। इन बच्चियों के भी दिल होते हैं, इनकी भी आंखें होती हैं, जो इंटरेक्ट है वो होंठ नहीं करते, आंख करती है। तो अगर तो आप इंटरेक्ट करते हुए आपने एहतियात नहीं की, आपने बिल्कुल आई कांटेक्ट किया, वो वाला जो दोस्ताना होता है, वो वाला जो दूसरे को दावत देता है, तो नो यू वुड बी इन ए डेंजर जोन। अब आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो बहुत बेहतर होता है कि आप शेर के आगे उसके मुंह खुले में हाथ मत डालो, क्योंकि वो जबड़ा बंद करेगा तो हाथ वापस नहीं आएगा, और हाथ आपका है, फिर कहाँ से आप ढूंढते फिरोगे और चीखते फिरोगे, तब आपकी चीख भी कोई नहीं सुनता। मैं ये सिंबॉलिक बात कर रहा हूँ। उस बच्ची से भी मैंने ये कहा कि आपके लिए जो मेरा मशवरा है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, इसलिए कि आमतौर पे जो लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ी होती हैं। अगर किसी ने कहा कि मुझे सेक्स का मसला है तो वो कहते हैं जाओ, गो फॉर ओपन सेक्स। अल्लाह माफ़ करे, आप उसको गलत गाइड कर रहे हैं, आप उसको गुनाह में डाल रहे हैं, आप उसको हराम में डाल रहे हैं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। क्योंकि आपकी किताब में लिखा हुआ कि उसको जिसको हाजत हो उसको वो करने दो। किसी को गुस्सा है तो आप उसे कहते हो जाओ जाके तुम गालियाँ निकालो, जाओ जाके तुम अपने गुस्से का इजहार करो। अब नॉर्मल मशवरा दे रहे हैं, आप उसकी इज्जत, उसके ईमान, उसकी शख्सियत, सबका सत्यानाश नहीं फेरोगे, सवा सत्यानाश फेरोगे। ये काम साइकोलॉजी के नाम पे कई ऐसे लोग करते हैं कि जिनको अगर अल्लाह ने थोड़ी सी भी अकल दी हो तो वो कभी वो तरीके ना करें जो वेस्ट में किए जाते हैं। देखिए वहाँ ना उनका ईमान का कोई मसला है, ना उनका हलाल का मसला है, ना हराम का मसला है। उन्हें तो किसी की शख्सियत में, जिस तौर पे हमारे यहाँ फैमिली है, बुनत है, हया का मसला है, आपकी इज़्ज़त और असमत का मसला, उन्हें कोई मसला नहीं है। सो इनके हल उनके पास नहीं हो सकते। यहाँ के जो मसाइल हैं इनका हल तो कोई वही ढूंढेगा जो सन ऑफ द सॉइल होगा,
जो ईमान को जानता होगा, जो अल्लाह का जानता होगा, जो पाकिस्तान के जो सोशल नॉर्म्स हैं उसको जानता होगा, जो इन पूरी डायनामिक्स को जानता होगा कि जहाँ ज़िंदगी कैसे चलती है। तो मैंने उससे कहा कि कल तुम उसके पास जाओ या उसको फ़ोन कर लो, और जिस तौर पे वहाँ गए थे जाके उससे एक हल्की फुल्की मुलाकात कीजिए। चाय पीनी है तो उसे चाय पीजिए, बोतल पीनी है तो बोतल पीजिए। क्योंकि जो असल जुमला उसने कहा था वो ये था कि सर, जब से मैंने ये सुना है कि वो इंटरेस्टेड अब नहीं रहा या मुझसे मायूस हो गया मेरे तर्ज अमल की वजह से, तो मेरा दिल डूब रहा है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्योंकि अंदर से मैं कहीं उसको देखना मुझे अच्छा लगता था और मेरा इंटरेस्ट था कि अगर ये मामला चल पड़े तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब इसने कोई गो हेड नहीं दिया तो उसने रास्ता बंद कर दिया। तो अब ज़ाहिर है रास्ता बिल्कुल बंद होने से, उस पर बोर्ड लगने से बहुत बेहतर है कि ये काम आपकी अम्मा नहीं कर सकती, आपके अब्बा भी नहीं कर सकते। ये इतना सा इनिशिएटिव तो आपको लेना पड़ेगा कि जाके उससे कहिए कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो यस ऑफ कोर्स, मेरी तरफ से भी मुझे भी अच्छा लग रहा है आपकी ज़ात, आपकी पर्सनैलिटी। तो दिस इज़ मी, दिस इज़ माई होम, दिस इज़ माई फैमिली, ये हमारा एड्रेस है और आइए तो आके अपने अम्मा अब्बा को ले आइए, बात कीजिए। दैट्स मोर रीज़नेबल, दैट्स मोर सोफिस्टिकेटेड। ये वो शाइस्ता और उम्दा तरीका है जिसमें आप भी सेफ़ होंगे, आपके घर वाले भी सेफ़ होंगे। और ऐसे रिश्तों को जिसको आप ख़ुद बुलाओ तो उनको सिखा दीजिए, पढ़ा दीजिए। वो कभी जाके वहाँ ये ना कहें कि आपकी बेटी से बात हुई थी तो इसलिए हम आए हैं। उन्हें ये बात कहने हुए 100 दफ़ा सोचना होगा कि बेटी डैमेज हो जाएगी। तो उन्हें ये कहना चाहिए कि आपकी बेटी को हमारे बेटे ने देखा था, या उसकी अम्मा ने देखा था, या बहन ने देखा, कोई भी बहाना हो सकता है। क्योंकि जिसकी इज़्ज़त आप लाना चाह रहे हो उसको इज़्ज़त देना और उसकी इज़्ज़त बढ़ाना, ये बेटियां हैं तो बेटी लोगों को इज़्ज़त देनी चाहिए, इनको तहफ़्फ़ुज़ भी देना चाहिए, इन्हें शेल्टर भी देना चाहिए, इन्हें अक्ल भी देनी चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।